Hello future doctor, welcome back to our YouTube channel, that is Doctor Factory. Student, in the previous classes we were discussing about the characteristic feature and defining feature of the living. In the today's class we will discuss the next topic, that is metabolism, cellular organization and reproduction. What are the characteristic feature, what are the defining feature? I already tell you each and every point that is necessary for the NEET. Today we will discuss about the next defining property, that is metabolism, cellular organization and the consciousness. But before doing this, we will discuss a small topic, that is reproduction, that is given in the NCERT. What actually is the reproduction? I already tell you, first of all, you should know about the name. What is this topic want to say? क्या कहना चाहता है? देखना बेटा, बड़े आराम से, हमेशा रटते आओ ना. What is reproduction? Reproduction is a biological process by which organism give rise to young one similar to its own kind. बचपन वाला डेफिनेशन नहीं सुनना, नाम से तोड़ना बताया था आपको बेटा. री का मतलब क्या होता है? कहीं भी बायोलॉजी में नहीं, किसी भी दुनिया में कहीं भी इंग्लिश में री लिखा हो तो उसका मतलब होता है अगेन. री स्टार्ट, अगेन स्टार्ट. तो री का मतलब ही होता है बेटा अगेन. अब देखिएगा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. प्रोडक्शन का मतलब बेटा यहाँ पे हो रहा है टू प्रोड्यूस से. किससे? टू प्रोड्यूस. सर व्हाट टू प्रोड्यूस? हियर वी आर सेइंग अबाउट टू प्रोड्यूस द प्रोजेनीज. प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग. ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे. बच्चों को बेटा प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस. इज इट क्लियर? तो अगेन प्रोड्यूस इसलिए है बेटा कि हर स्पीसीज अपनी धरती में अस्तित्व बनाए रखना चाहती है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के बाद हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. लाइफ स्पैन बताया था मैंने आपको क्या होता है. द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन. तो हर ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन लाइफ स्पैन है. किसी का बहुत कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है. स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है. बट ये मत कह देना कि कोई अमर है बेटा. एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, SCO, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मॉर्टल. मतलब डेथ हो जाती है, दैट मीन्स नॉट इमॉर्टल. अमर नहीं है, मरेगा कभी ना कभी. तो बेटा उसके लिए क्या करें? प्रोजेनी धरती पर बनी रहे, उसके लिए सबसे भगवान ने खूबसूरत एक लाइफ प्रोसेस दिया है. बेटा एक लाइफ प्रोसेस तो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है और क्लास 12th में तो आप इसके डेडिकेटेड कई चैप्टर पढ़ते हैं. रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. पहले एक चैप्टर भी हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ था. तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगेन टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस? प्रोजेनीज, ऑफ स्प्रिंग. ठीक है बेटा. एसेक्सुअल के लिए क्लोन वर्ड यूज करते हैं. अभी मैं एक एक बात बताऊंगा, डोंट वरी. सर पहले ये बताओ, लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, तो लिविंग वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन कैसा है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिफाइनिंग फीचर है? आप आंसर तुरंत बताएंगे बेटा. प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि व्हाट इज अ फाइन लाइन बिटवीन द डिफाइनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मैंने बताया था लिविंग की प्रॉपर्टी जो दिख रही है आपको सब कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन बहुत कुछ खास होते हैं जो केवल लिविंग शो करते हैं, कोई नॉन लिविंग नहीं. दैट मीन्स 100% लिविंग, 0% नॉन लिविंग, कोई एक्सेप्शन नहीं चाहिए, वो डिफाइनिंग है. और उसमें से 3 आ रहा था, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपने बताया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. बेटा ये एग्जैक्ट याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता. क्यों होता था ये भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं बेटा. हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, लेकिन लिविंग तो है ना, एक्सेप्शन हो गया ना. इसलिए सर कौन से नहीं होते वो बताने जा रहा हूं. सर ये तो रहा रिप्रोडक्शन का, आपने नाम से बताया. डेफिनेशन क्या है सुनिए. It is the biological process. It is the biological process in which organism give rise to young one. Organism give rise to young one. बेटा यहाँ पे यंग वंस बोल दीजिए, ऑफ स्प्रिंग बोल दीजिए, प्रोजेनीज बोल दीजिए, बहुत सारे नाम हैं यंग वंस. गिव राइज टू यंग वन. सिमिलर, मोर आर लेस, 2 वर्ड में बहुत फोकस करना बेटा. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको. मोर और लेस.
सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर। अब देखना पूरा पढ़ना। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस मोर और लेस सिमिलर टू इट्स ओन काइंड। इट्स ओन काइंड मतलब अपने जैसा, इट्स ओन काइंड। अब सुनना सर, ये क्यों लिखा हो? यूनिवर्सल बात लिखी, ह्यूमन के लिए नहीं है। मतलब बेटा दो बातों पे फोकस करो तो लेस सिमिलर, देखो वहां पे चला गया लेस। बेटा मैं इसको इधर लाता हूं क्योंकि कुछ कारण है। मोर और लेस सिमिलर क्यों बोला है सर? मोर और लेस सिमिलर का मतलब होता है बेटा थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। लेस सिमिलर मतलब कम, और ज्यादा सिमिलर है। कैसे? दोनों बातें कैसे प्रूव होगी सर एक साथ? दो बातों को बताता हूं बेटा, एक सेकंड ध्यान देंगे इधर। मोर सिमिलर क्यों है बेटा? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपने पर्टिकुलर स्पीसीज से ही पैदा होता है। जैसे मैंने कहा अगर आपसे कि ह्यूमन का बच्चा, तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसे ही होगा ना भाई, उसके भी दो कान, दो हाथ, दो पैर ऐसे होंगे। जो चार पैर के जानवर हैं उनके बच्चे चार पैर होंगे, वैसा ही कान का मॉर्फोलॉजी होगा, साइज अलग हो सकता है कि वो बच्चा है। इसका मतलब है मोर सिमिलर क्यों है? क्योंकि वो एक ही स्पीसीज का है, मतलब सेम स्पीसीज से बिलोंग करने की वजह से सेम स्पीसीज। और बेटा डिफरेंट स्पीसीज के बच्चे अगर हुए भी तो बताया था ना कि बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन कैसे होनी चाहिए? सिमिलर स्पीसीज का ही बच्चा होना चाहिए। अगर नहीं है, क्लोजली रिलेटेड है, तो फिर बच्चा आगे चल के प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो रिप्रोडक्शन का आगे चल के डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, बेकार हो गया वो। ओन सेम स्पीसीज का होने की वजह से मोर सिमिलर है। सर लेस सिमिलर क्यों है? क्योंकि बेटा आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन आता है। और मैं अभी यहाँ पे टाइप पढ़ाऊंगा, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होते हैं। तो वेरिएशन किसकी वजह से आता है? वेरिएशन अराइजेस ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? और वेरिएशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये रही डेफिनेशन, बहुत छोटी मोटी डेफिनेशन। बेटा टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे आप। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ, एक्चुअली सेक्सुअल के नहीं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखिएगा ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के, कौन कौन से सर? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा अगर मैं इसका डिफरेंस लिखने लगा बहुत टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ आपको एक एक करके। डोंट वरी, यहाँ पे सुनते जाएंगे। बचपन में आपको ये सब पढ़ना होता है, पर आप शायद पढ़ें कि नहीं पढ़े पता नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कैसा होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बहुत सारे हैं, बता देता हूँ कुछ। ये एसेक्सुअल बेटा यूनिपेरेंटल होगा, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, दो पेरेंट नहीं इन्वॉल्व होते। ये कैसा होता है बेटा? बाई पेरेंटल होता है, मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व। ये यूनिपेरेंटल होता है, ये बाई पेरेंटल। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा सुनो सर, यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता, नो प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट, हेंस नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, हेंस नो फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमीट। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहला यूनिपेरेंटल, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा सर? बाई पेरेंटल, गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन। इनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इनके प्रोडक्ट को क्लोन बोलते हैं। क्लोन कैसा होता है? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, इसलिए इसे क्लोन बोलते हैं। सर ये डेफिनेशन कहाँ लिखी, कहाँ मिलेगी बेटा? क्लास 12th की एनसीईआरटी पहला चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में देखिएगा आप, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ क्लोन की डेफिनेशन लिखी हुई, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। चलिए आगे। तो सर इसके कितने पॉइंट, चलो मैं बता ही देता हूँ बेटा। आप क्या इतना इधर लेक्चर का टाइमिंग बढ़ जाता है इसलिए। यूनिपेरेंटल होता है सर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, नो फर्टिलाइजेशन। क्लोन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटा क्लोन। और क्लोन मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है, इसलिए नो वेरिएशन, इसमें नो इवोल्यूशन, नो वेरिएशन। सर यहाँ पे क्या है? बाई पेरेंटल लिख दिया है। गैमिट फॉर्मेशन होता है बेटा, इसका उल्टा कर देना यार, वहाँ गैमिट फॉर्मेशन होता है। गैमिट फॉर्मेशन होगा तो गैमिट इन्वॉल्वमेंट होगा, और गैमिट इन्वॉल्वमेंट यानी फ्यूजन को हम बोलते क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा दो अलग अलग सेम स्पीसीज के दो मेंबर, यानी मेल का और फीमेल के दोनों के कैरेक्टर आएंगे, इसलिए फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या आता है बेटा? इसमें वेरिएशन आता है। और वेरिएशन किसके लिए जरूरी है? वेरिएशन जरूरी है बेटा इवोल्यूशन के लिए। किसके लिए जरूरी है?
इवोल्यूशन के लिए। सर इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं बेटा ऑफ स्प्रिंग और क्या बोलते हैं? यंग वंस और क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेनीज। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती बेटा, सिबलिंग का केस थोड़ा अलग होता है, वो पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा। प्रोजेनीज, ऑफ स्प्रिंग, यंग वंस, इन सबको छोड़, इनका सबका एक नाम है बेटा, ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, इसलिए डेफिनेशन पे जाके देखना क्या लिखा है, मोर और लेस सिमिलर होते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। मतलब बेटा आप अगर आपके पिताजी के दोस्त आए घर पे और उन्होंने बुलाया मिश्रा जी बाहर आई, जब मिश्रा जी नहीं आते उनका बच्चा आता है तो उनकी जैसे दिखेगा कि मतलब हाथ दो ही होंगे, पैर दो होंगे, मतलब ह्यूमन स्पीसीज की तरह दिखेगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे मिश्रा जी हैं, बोलेंगे पापा कहाँ हैं। इसका मतलब है कि वो आपके चेहरे को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप उनसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। बस मैं इतना बताना चाह रहा था। इसलिए बेटा ये मोर और लेस सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। थोड़ा चेहरे, बहुत सारा मदर का कैरेक्टर आता है, फादर का भी कैरेक्टर आता है, इसलिए बेटा ये डिफरेंसेस मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिए। यहाँ पढ़ाने का विषय नहीं था, रिप्रोडक्शन टॉपिक में है। चलिए बताते हैं आगे। इस चैप्टर में जो मैं डील करना बेटा, क्या सर रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है कि कैरेक्टरिस्टिक है? तो बेटा उसके लिए आंसर है नॉन डिफाइनिंग है, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का, इसलिए हम इसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का। चलिए सर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों है? बताया था कि बेटा एक्सेप्शन है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे धरती पे, हमारे सोसाइटी पे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। कौन है सर? स्टेराइल ह्यूमन कपल, जिन कपल के बच्चे नहीं होते, आपने आसपास देखा होगा समाज में, वो हो गए। दूसरा बेटा स्टेराइल वर्कर हनी बी, सोशल इंसेक्ट है, अभी बताता हूँ क्यों है। तीसरा बेटा म्यूल। चलिए आ जाइए, कौन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते सर? इसका क्यों कैरेक्टरिस्टिक है? इसलिए कैरेक्टरिस्टिक है बेटा कि कुछ लिविंग इसको नहीं शो करते, जैसे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। दूसरा बेटा वर्कर, स्टेराइल लगा सकते हैं आप, स्टेराइल वर्कर हनी बी वर्कर जो होगी वो स्टेराइल ही होगी, वर्कर हनी बी सोशल इंसेक्ट है। और तीसरा बेटा म्यूल, बताया था म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? म्यूल इसलिए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता बेटा, आगे ये प्रोडक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्जैक्ट स्पीसीज का मेंबर नहीं है। यही तो बायोलॉजिकल स्पीसीज को स्ट्रांगली मैंने आपको डिफाइन करके दिया पहले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। म्यूल किससे बनता था सर? मेल डंकी फीमेल हॉर्स से म्यूल बनता है, और क्लोजली सेम स्पीसीज नहीं बेटा, इसलिए म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता, ही आर सी कांट रिप्रोड्यूस। सर ये तो बता दिए तीनों। सर इसमें थोड़ा सा बेटा आप ये तो देखते हैं, ये सर कई सारे रीजन होते हैं ह्यूमन के, मेडिकल रीजन है बेटा, और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो ये बेटा हम वहाँ पढ़ेंगे। एक सेकेंड इसको बंद करता हूँ, शोर बाहर से बहुत होता है। चलिए सर ये हाँ वर्कर हनी बी के बारे में थोड़ा बताता हूँ बेटा। इसे सोशल इंसेक्ट क्यों बोलते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि इन इंसेक्ट का भी सोसाइटी है, सोशल इंसेक्ट है। सर इंसेक्ट में कब से सोसाइटी होने लगी? देखो इधर बेटा, ये मान लेते हैं सोसाइटी है एक एरिया, जैसे आप ह्यूमन में आसपास आपके सोसाइटी होती है, उसी तरह इसमें तीन इसके मेंबर हैं सोसाइटी में। इनके तीन मेंबर कौन कौन से बेटा? एक है बेटा क्वीन, ये भी बी है, क्वीन है। दूसरी बेटा वर्कर हनी बी, क्या है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वर्कर हनी बी। तीसरा बेटा क्वीन बी हनी बी है, क्वीन हनी बी, वर्कर हनी बी। और तीसरा है बेटा ड्रोन, जो कि मेल होता है। इनके समाज में यही मेल है और ये दोनों फीमेल। अब बेटा मेल ये पढ़ेंगे आप आगे चल के, रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होती है, ये डिप्लॉइड होती है, पढ़ाऊंगा आगे, जेनेटिक्स में भी है। सर इसमें क्या खासियत है बेटा? इसमें सबसे ज़्यादा खासियत आप देखिएगा, क्वीन फर्टाइल होती है। क्या क्वीन फर्टाइल होती है, वर्कर हनी भी फर्टाइल नहीं होती। तो ये लिविंग नहीं है क्या? है, देखो यहाँ पे लिखा है, इसलिए ये कैसे तो इसमें क्या बताने वाले बेटा? इनका पूरा एक समाज है,
क्वीन का काम है टू रिप्रोड्यूस, ये बच्चे पैदा कर सकती हैं, क्योंकि इनके फीडिंग के लिए बेटा रॉयल जेली दिया जाता है। बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक है, अभी आप हनी बी के बारे में पढ़िए, आपको इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बेटा इनको रॉयल जेली फीड कौन कराता है? वर्कर हनी बी। नाम से पता चल रहा है रॉयल है, क्वीन है, इसलिए इसको फीड कराते हैं। और इसमें बहुत सारे जेनेटिक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो ये बच्चे पैदा कर सकती है। क्या? कॉन्ट रिप्रोड्यूस नहीं, कैन रिप्रोड्यूस, याद रखिएगा। ड्रोन बेटा एक ही बार लाइफ में रिप्रोड्यूस करता है। बेटा इसमें रेस होती है, रेस में सबसे पहले जो क्वीन बी के पास रेस में पहुंच जाता है, जो भी मेल बी वही उसी से मेटिंग होती है, उसी से रिप्रोडक्शन होता है। और बेटा फिर उसके कुछ समय बाद ही इसकी डेथ हो जाती है। क्यों? बहुत सारे रीजन है बेटा इसके। उनमें ये कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी में रेस की वजह से और उसके बाद कपलेशन की वजह से पूरा एब्डोमिनल कैविटी फट जाती है। पूरा डिटेल में आप पढ़िएगा, इतना नहीं है आपका, तो इसलिए बता दिया मैंने। तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इसका काम है रिप्रोड्यूस करना, इसका काम है सेवा करना। ये एक बार रेस में पार्टिसिपेट, जैसे पहले स्वयंवर होता था, जो स्वयंवर जीतेगा उसी से शादी होती, तो उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो बेटा ये रहा सोशल इंसेक्ट। बहुत खास तरीके से अरेंजमेंट होता है इनका कई डिग्री में एंगल में मूवमेंट भी होता है। अगर ऐसे रोटेट कर रही किस डिग्री पर, तो कहाँ पे ज़्यादा नेक्टर है और कुछ खतरा हुआ तो अलग तरह का डांस होता है, रोटेशन होता है। मतलब इनकी भी बहुत सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे मूवमेंट होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतना बता दिया बहुत है। चलिए सर, वर्कर हनी बी और ये तीनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये आपके लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी में है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो नई में है ही नहीं। बेटा सिलेबस जाके देखना, व्हाट इज लिविंग दिया है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग उनके सारे टाइप। चलिए आगे आइए। तो सर क्या डिलीट हुआ है? इसमें से डिलीट हुआ है बेटा जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, हेल्प जो थी, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब हेल्प होता है, जैसे फर्स्ट एड, फर्स्ट हेल्प एड्स डिलीट हुआ है। कौन कौन से? हर्बेरियम, कैटलॉग, जू, मोनोग्राफ, ये सब थे ना, वो हट गया पूरी तरह से, ना सिलेबस में ना बुक में। चलिए वो नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर आपको पढ़ना है पुराने वीडियो लेक्चर मेरे देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं, पढ़ना ही तो। ये हो गया बेटा। सर आप ये बता दिया आपको डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्शन। आप क्या पढ़ने वाले हैं आप? अब इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे जो इसमें दिया हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म में बेटा, क्या कुछ ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे शो करते हैं, उनके नाम कुछ दिए हुए हैं, पढ़ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। अलग अलग चैप्टरों में भी काम आता है कभी कभी। देखेंगे बेटा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ भी लिख सकते हैं। पोजेस्ड बाई ऑर्गेनिज्म, कौन दिखाता है इसे? पोजेस्ड बाई ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, नॉन लिविंग की हो ही नहीं सकती। सर इधर पहला बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बन गए। क्या बन गए बेटा? याद कर लेना, डिक्टो यही सवाल आता है, कहेगा मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, ढूंढते रहोगे कौन है। मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर एनसीईआरटी में ढूंढना, बड़े आराम से छोटे से पॉइंट में लिखा, मिलियन ऑफ एसेक्सुअल। तुम सोच के बताओ किस में होता है, मैं तो अभी लिख दूंगा, परेशान नहीं होने का। दूसरा सर ट्रू रीजनरेशन बता दो किस में होता है? ट्रू रीजनरेशन, ये आंसर आ गया हो आपको, एनिमल किंगडम में है ये। तीसरा बेटा फ्रेगमेंटेशन बता दो, एक और लिख देता हूँ, पहले बडिंग फिर फ्रेगमेंटेशन, कुछ कारण है बताता हूँ अभी। बडिंग और लास्ट में लिखूंगा बेटा फ्रेगमेंटेशन। सर इसको क्यों लिखे लास्ट में? जस्ट वेट, बडिंग, बडिंग और लास्ट में बेटा, अरे यार ये सब रफ क्यों हो जाता है? एक सेकंड बेटा, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, ट्रू रीजनरेशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, बस। अब आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको शो करता है, जो ये रिप्रोडक्शन का मोड है। और बेटा ये स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड है। कैसे हैं? एसेक्सुअल। चलिए मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बनता है बेटा, आपको आंसर आ गया होगा। ये बनाता है बेटा फंजाई, फंजाई। सर ट्रू रीजनरेशन बेटा प्लेटी हेलमिंथेस में एक मेंबर है, आप जाके पढ़िए, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। बडिंग पाया जाता है ईस्ट और हाइड्रा में, कहाँ बेटा? एक यन लगाओ ना बेटा, इतना का है।
प्लेनेरिया। बडिंग किस में होता है बेटा? ईस्ट और हाइड्रा में, ईस्ट और हाइड्रा में। और लास्ट में फ्रेगमेंटेशन क्यों रोका था बेटा? आप देखना इधर, क्यों रोका था इधर? फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा कहाँ कहाँ पता है आपको? फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस एल्गी, और कहाँ पे लिखता हूँ, एक छूट गया, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। सर क्या होता है प्रोटोनीमा ऑफ मॉस? जस्ट बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है बेटा नाम यहाँ पे, और इसके बारे में लिखा हुआ है प्लांट किंगडम में। कहाँ क्या होता है प्रोटोनीमा ऑफ मॉस? एक सेकंड देना मुझे, मैं बता देता हूँ आपको बड़े आराम से, बस जस्ट वेट। ये कलर दिखेगा बहुत बड़े। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस कैसा होता है बेटा? देखिए प्रोटोनीमा बताने जा रहा हूँ, आप इस चित्र से ही सब कुछ बता दोगे। ऐसा कुछ दिखाई देती है संरचना, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस बोलते हैं। सर कैसा है प्रोटोनीमा को, क्या बताओगे? देखो कैसा दिख रहा है आपको बेटा? रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लांट की संरचना लोअर प्लांट से बेटा, मॉस ब्रायोफाइटा का मेंबर है और लोअर प्लांट से। प्रोटोनीमा कैसा दिखाई देता है? क्रीपिंग। कैसा? रेंगता हुआ, क्रीपिंग, क्रीपिंग। और क्रीपिंग कहाँ पड़ा है? रेप्टिलिया, रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप आर क्राउल। टू क्रीप आर क्राउल मोड ऑफ लोकोमोशन पाया जाता है, इसलिए तो रेप्टिलिया नाम पड़ा। तो कैसा दिख रहा है? रेंगता हुआ, क्रीपिंग। कैसा है बेटा? क्रीपिंग। कलर कौन सा दिख रहा है? ग्रीन, क्रीपिंग ग्रीन। और कैसा है? ब्रांच है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड। फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा दिख रहा है, धागे जैसा, फिलामेंटस, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच, फिलामेंटस, फॉर्म ऑफ मॉस। ये रहा डेफिनेशन बेटा प्रोटोनीमा के बारे में। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म ऑफ मॉस को बोलते हैं बेटा प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। एसेक्सुअल का मेथड है। तो कौन कौन करता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा। सर हम कैसे याद करेंगे बेटा? एफ से फंजाई, एफ से फिलामेंटस, बस प्रोटोनीमा ऑफ मॉस याद कर लेना। और फंजाई दो जगह, फंजाई यहाँ पे भी हो गया और बेटा फंजाई हो गया मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। और डिटेल में फंजाई पढ़ाते हैं बेटा, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूडोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। 4 क्लास है फंजाई की, पढ़ेंगे वो सब कहाँ पे? प्लांट किंगडम में। चलिए ये रहा बेटा, मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया बेटा अभी तक? सिर्फ और सिर्फ आपको बताया मैंने रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी मेटाबॉलिज्म बाकी है, देखता हूँ चल रहा है क्या लेक्चर? बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है बेटा, कुछ भी छूटा नहीं। चलिए अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अब हम एंट्री मार चुके हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, सब पढ़ेंगे तीनों। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? पहली बात तो आंख बंद करके लिख दो बेटा, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। सर क्यों डिफाइनिंग फीचर है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा दो बेटा, चाहे यूनिसेलुलर का ही दिखा दो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं। और बेटा इसका मतलब ही क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। और सुनो, ये लिखा है थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इन द बॉडी ऑफ लिविंग। ये बात लिखी है, लिविंग में जाकर देख लेना। सर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। सम टोटल ऑफ ऑल chemical reaction occurring inside body of living
सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड बॉडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं बेटा इसको? अकरिंग इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। चलो, कितने टाइप के मेटाबॉलिज्म में बेटा यही पढ़ा देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं मेनली बेटा आपके कोर्स तक। 2 टाइप के हैं मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से सर? बड़े आराम सुनिएगा, बहुत काम आता है। नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, फॉर इंटायर बायोलॉजी। मेटाबॉलिज्म बेटा 2 होते हैं। पहले कौन सा लिखना चाहेंगे आप? पहले लिखेंगे बेटा कैटाबॉलिज्म, कुछ भी लिख सकते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। दूसरा बेटा एनाबॉलिज्म। सर क्या होता है कैटाबॉलिज्म और क्या होता है एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म क्या बेटा? कैटाबॉलिज्म, बस नाम से पकड़ना। काटा, कट करना, मतलब यहाँ पे चीज़ें बेटा ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब है ये ब्रेक डाउन की रिएक्शन है सर, हाफ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। क्या? देखना, ये कोई मॉलिक्यूल है बेटा, आपके बॉडी का केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट हो सकता है, जिसमें बेटा ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू एनी रीज़न। केमिकल फिजियोलॉजी बॉडी में चलती रहती बेटा, उसकी वजह से क्या होने वाला है आपको? ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने से ये बेटा कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। दिख रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन रिएक्शन है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ होता है? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ होता है? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल लिख लीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस लिख लीजिए बेटा। ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस होता है यहाँ पे। सर यहाँ पे ब्रेक डाउन है काटा, आपने बताया था काटा माने काटना होता है, इसलिए ब्रेक डाउन है। मैं इसको याद कर बेटा, इसका अपोजिट याद कर लो। ब्रेक डाउन इसमें हो रहा है, तो बेटा दूसरे वाले में सिंथेसिस होगा। कोई चीज़ टूट गई है, अगर मान लो किसी और प्रोडक्ट से कुछ और बनाना है, तो इस चीज़ से क्या करेंगे? सिंथेसिस करा देंगे बेटा। बहुत सारी चीज़ें मिलके फिर से नई चीज़ बना देगी, और उसे हम बोलने लगते हैं बेटा एनाबॉलिज्म। तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है? सिंथेसिस। बस एक से वर्ड पकड़िए आप, यहाँ पे हो रहा है बेटा सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल। यहाँ पे सर ब्रेक डाउन, देखो रफ हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन और यहाँ पे सिंथेसिस। क्या? यहाँ पे ब्रेक डाउन और यहाँ पे सिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। सर हमें कैसे याद रखना? आपने बताया काटा माने काटना होता है, तो कटता किसमें? कैटाबॉलिज्म, दूसरे में सिंथेसिस। आप याद हो गया, ये बता दिए सर। सुनो बेटा, नेम से ही देख के बताओ मुझे। कैटाबॉलिज्म में चीजें कट रही हैं, क्या हो रही हैं? कट रही हैं, टूट रही हैं। तो बेटा इसमें क्या होगा? लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलने के प्रोसेस को केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो बेटा? एक्सोथर्मिक, यानी लिखा रहेगा एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक। बताता हूँ। यहाँ रिलीज ऑफ एनर्जी है। क्या बेटा? यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। अरे यार इसको रटने में दिक्कत हो रही है। रिलीज ऑफ एनर्जी मैं बताता हूँ ना बेटा। आप पैसा इकट्ठा करते हो, लास्ट में पैसा निकालना पड़ता है, तो उसे तोड़ते हो, गुल्लक या कुछ भी जहाँ पे आपने पिगी बैंक जो भी जमा किया, तो तोड़ने का मतलब है पैसा का एनर्जी है। एनर्जी आपने तोड़ने के बाद निकली, तो ब्रेक डाउन से क्या होती है? एनर्जी निकली। बम फोड़ोगे एनर्जी नहीं निकलेगी, टूटा तभी तो एनर्जी आई। इसलिए रिलीज ऑफ एनर्जी होती कहाँ पे? कैटाबॉलिज्म में। और बेटा रिलीज ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में लिखा जाए सर तो इसको बोलते हैं एक्सो माने बाहर, थर्मा माने थर्मा टेम्परेचर के लिए होता है एनर्जी बाहर। एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? कैटाबॉलिज्म। और बेटा इसी का एक लिखा रहता है नाम दूसरा एक्सर, तो कंफ्यूज मत होना, एक्सर्गोनिक। क्या बेटा? एक्सर्गोनिक। सर इसमें क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, मॉलिक्यूल को बना रहे आप, बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक होगा। या इसी का दूसरा नाम लिखा रहेगा इंडरगोनिक। बस 2 चीज़ें सीख गए आप। पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, आपके नीट का जो लेवल है बेटा उससे ज़्यादा तो नहीं है। बाकी आप बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस में पढ़ेंगे आगे चल के जब, तो उसमें पूरा बायोकेमिस्ट्री जैसे पूरी चीज़ें और हजारों पेज की होती है। 1-2 रिएक्शन 3 तो आप भी मेटाबॉलिज्म में पढ़ते। कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ये आपके बॉडी में रिएक्शन ही तो है। चलिए नेक्स्ट,
सर और क्या पता चलता है मेटाबॉलिज्म से? सर ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, ना ऐसा कोई लिविंग है जो इसको ना दिखाए और कोई नॉन लिविंग नहीं है जो इसको दिखाए। दैट मीन्स 100% लिविंग, 0% नॉन लिविंग, इसलिए डिफाइनिंग फीचर है। आगे आ जाओ, एक बात और लिखी है, क्या सर हम लोग इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को टेस्ट ट्यूब में नहीं दिखा सकते? बेटा बिल्कुल दिखा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है बेटा एक टेस्ट ट्यूब, क्या है? टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने बॉडी के सिमिलर कंडीशन यानी टेम्परेचर और उसके सारे सबस्ट्रेट, मतलब रिएक्शन की जो पूरी सुटेबल कंडीशन है वो आप इसमें दे दो। और बेटा आप इसे बाहर करा रहे हो लैब में, इसलिए इसको बोलेंगे हम इन विट्रो। क्या बोलेंगे? इन विट्रो। यहाँ पे आप कोई रिएक्शन करा रहे हो। ये क्या है बेटा? ये है टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब। इस पे रिएक्शन करा रहे हो। सर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराने को हम बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं बेटा? विट्रियस माने कांच होता है बेटा, इसीलिए लैब में जितनी भी चीजें लिखी रहती है इन विट्रो। और बॉडी के अंदर जो होती हैं लिविंग के अंदर इन वाइवो, VIVO, इन वाइवो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर, टेस्ट ट्यूब में, इसलिए बाहर नाम पड़ता है टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो, इन वाइवो का मतलब लिविंग इनसाइड द बॉडी। तो बेटा यहाँ पे अभी कैसे रिएक्शन है? इन विट्रो बाहर है, यानी बेटा सेल के बाहर करा रहे आप, तो इसे आप बोलेंगे सेल फ्री कल्चर। क्या बोलेंगे? सेल फ्री कल्चर। आइए आगे बेटा, इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि सर आप ऑब्वियस बात है बाहर करा सकते हैं लिविंग की कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब सुनिएगा बेटा, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है, ग्लूकोज 6 फ्रुक्टोफॉस्फेट में टूटता है। अलग अलग पूरी 10 स्टेप ऑफ रिएक्शन है जिसको इम्बेडेड मेयर हफ और जे पारनास ने दिया था, EMP पाथवे। 10 स्टेप रिएक्शन जाके देखिए हर। तो बेटा आप ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में नहीं कर सकते बेटा, आइसोमेराइजेशन करा दीजिए, आइसोमेरेज एंजाइम दे दीजिए, बदल जाएगा। मतलब सुटेबल कंडीशन देने पर सर ये सेल फ्री कल्चर पे, सेल फ्री सिस्टम पर भी, सेल फ्री कल्चर लिखिए, सेल फ्री सिस्टम लिखिए, तो इस पे क्या हो सकती है बेटा? रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब है सेल फ्री सिस्टम पर रिएक्शन पॉसिबल है। कौन सी? इन विट्रो। तो मतलब सर ये क्या है फिर? लिविंग बॉडी बना दिया इसको? नहीं ना बेटा, सुनना, रिएक्शन इन विट्रो दैट मीन मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। और क्या लिखा है? इट इज नॉट नॉन लिविंग बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। बड़े आराम से सुनना, एनसीईआरटी ने 2-3 बार अलग अलग लाइन में लपेट के लिखा, पर बहुत बच्चों को फंसाने के लिए लिखा। दिस रिएक्शन इज, इट इज, लिखा क्या पहले? इट इज नाइदर, जाके देख लेना मिलेगा आपको, इट इज नाइदर लिविंग, पुरानी एनसीईआरटी, इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। फिर उसके बाद क्या लिखा देखा? सुनना, इट इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, और दूसरा क्या लिखा? इट इज श्योरली, इट इज नॉट, आप ऐसे लिख सकते, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ऑब्वियस बात है बेटा ये लिविंग रिएक्शन है, लेकिन नॉट लिविंग थिंग। क्या? नॉट लिविंग थिंग। लिविंग थिंग नहीं है, मतलब इसको लिविंग थोड़ी बोल दोगे अब, लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन श्योरली लिविंग रिएक्शन। एक बात ये लिखी और एक बात ये भी लिखी है, इट इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग, मतलब ना ही लिविंग है ना ही पूरी तरह से नॉन लिविंग। ये कोई बात हुई? इसी को लिख देते कि श्योरली लिविंग रिएक्शन है और नॉन लिविंग थिंग नहीं है, मतलब लिविंग थिंग नहीं है, तो ऑब्वियस बात सही हो जाता। चलिए ये बात लिखिए बेटा, तो सेल के बाहर आप टेस्ट ट्यूब पे करा सकते हैं, इन विट्रो कल्चर करा सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या बता दूं इसके बारे में आपको मैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा सब में होती है, सेल यूनिसेलुलर में भी होती है, इवन मल्टीसेलुलर में, सब में होती है। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद बेटा मुझे पढ़ाना है कॉन्शियसनेस। क्या पढ़ाना है? कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? लगता है पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है ऑनलाइन में, बहुत लार्ज फाइल सेंड नहीं होती बेटा। कॉन्शियसनेस ये भी एक प्रकार की क्या है बेटा? कॉन्शियसनेस भी एक प्रकार की लिविंग प्रॉपर्टी। बेटा आप अभी सोचोगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को उसको क्यों स्किप किया? बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा एक बॉडी यानी लिविंग बॉडी यानी इंडिविजुअल बना देती है, और इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, वो सब बताया, वो छोड़ो। तो सर वो सेल मिलकर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बनाता, बॉडी बनाता, उसे बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्वियसली अ डिफाइनिंग फीचर। कोई भी सेल
किसी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। और सुनिए, लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर अ लिविंग थिंग, लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकता। मतलब n/2 सेल एक हो सकता है, एक से नीचे कुछ नहीं होता, यूनिसेलुलर बाई 2 कुछ नहीं होता। ये कहां लिखी बात? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, और करते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल नहीं, जितने मोनेरा के मेंबर है सब यूनिसेलुलर हैं, और प्रोकैरियोट हैं, और प्रोटिस्टा के जितने मेंबर है सब यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर तो दो किंगडम भरा पड़ा है भाई। RS विटेकर क्लासिफिकेशन 1969 जाके चेक करिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर। इसको पता कहाँ लिख दिया? ब्लैक कलर से देखिएगा, एनसीईआरटी ने लपेट के मेटाबॉलिज्म सेलुलर इससे कहता है डिफाइनिंग है, पढ़ाया नहीं, सीधा आ गया कहाँ पे? कॉन्शियसनेस पे बेटा। इसलिए मैंने उसको उतना ही पढ़ाया, टेंशन नहीं लेने का। उसके आगे चैप्टर भी बहुत सारे हैं, एनिमल टिश्यू है बहुत सारे, इसलिए वहाँ पढ़ते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? इट इज ऑब्वियस प्रोसेस है, इट इज ऑब्वियस। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, क्या है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। सर और क्या बता सकते हैं बेटा? बहुत कुछ बता सकता हूं इसमें। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। क्या? एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड इन इन्वायरमेंट को बोलते हैं। सेंस कहे कैसे करेंगे बेटा? सेंस बाई आवर सेंस ऑर्गन, एज वी डू बाई आवर सेंस ऑर्गन। जैसे हम अपने सेंस ऑर्गन करते हैं। आई सेंस ऑर्गन है, नोज नाक सेंस ऑर्गन है, स्किन सेंस ऑर्गन है, ईयर सेंस ऑर्गन है। 5 है बेटा। आपका टंग देख लो, टंग, नोज, ईयर, स्किन, ये सब कैसे हैं? आईज, ये सब कैसे हैं? सेंस ऑर्गन है। तो हम सेंस ऑर्गन सेंस कैसे करते हैं बेटा? सेंस ऑर्गन, जिनके अंदर सेंस ऑर्गन नहीं वो क्या बेटा? उनमें भी बहुत सारा है। जैसे बताता हूँ आपको, मोमोजा पुडिका का नाम सुना है, छुई मुई टच मी नॉट, उसको पत्तियों को टच करो बेटा बंद हो जाता है। सनफ्लावर सनलाइट की तरफ स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, तो सनलाइट के प्रति हो गया। फोटो बोलते हैं उसको बेटा, टच के द्वारा। थिग्मो, आपने देखा पिचर प्लांट ऐसे बंद हो जाता है जैसे इंसेक्ट गिरता है, वो भी तो एक प्रकार का थिग्मोनास्टिक है, ये भी तो एक प्रकार का मूवमेंट है। और किसके द्वारा? ये रिस्पॉन्स ही तो है नेचर के प्रति। सर रिस्पॉन्स कितने हो सकते हैं बेटा? रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? ये होता है बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। किसके द्वारा? डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कैसे हो सकती है बेटा? स्टिमुलाई हो सकती है सर 3 तरीके की, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। बेटा लिखा हुआ चैप्टर जाके देख लीजिएगा आप। थोड़ा स्पीड में मैं क्यों ले रहा हूँ बेटा? थोड़ा टाइमिंग हो गया मेरा। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या हो सकता है सर? बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, रेडिएशन, लाइट वगैरह सब इसमें आते हैं। केमिकल में क्या? एसिड गिराएगा कोई, आप हाथ उठाओगे, यानी आपने किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स दोगे। और बायोलॉजिकल में बेटा वायरस, इवन अब मैं बताता हूँ आपको, सिंगल सेल जो कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज नाम का जब वायरस उस पर आता है ना, तो बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर से बेटा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आरई निकालती है, जिससे उसके डीएनए को कट कर दिया जाता है। किसके? वायरस के। वो भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सोचो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्स दे रहा हो। तुम लिविंग की बात करते हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है। तुम ह्यूमन को मत सोचो, मैंने प्लांट भी बता दिया और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मोनेरा को भी बता दिया। अब क्या चाहिए? सब रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए कॉन्शियसनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। बेटा एक चीज और याद रखिएगा, केवल ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियस है। ओनली ह्यूमन बीइंग हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड दे आर द मोस्ट सेंसिटिव। कैसे होते हैं मोस्ट सेंसिटिव? इसको बोलते हैं बेटा कि क्या है? सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ ओनली लिविंग बीइंग में हमारी है, ह्यूमन बीइंग। इसलिए बेटा सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। केवल क्या ह्यूमन ही लिविंग होता है और नहीं होते? नहीं, तो बेटा सब सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, सिर्फ कॉन्शियस होते। इसलिए कॉन्शियसनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। तो इसको छोड़ दिया जाए बेटा। एक एनालॉजी लिखी है, पेशेंट लाइंग इन द कोमा में जो पेशेंट पड़ा है उसको क्या बोलोगे आप बेटा? उसका सेल्फ कॉन्शियस लॉस हुआ है, मशीन के द्वारा उसके वाइटल ऑर्गन सपोर्टेड है, दैट मीन्स ब्रेन डेड का केस है। और ब्रेन डेड का केस है, दैट मीन्स सेल्फ कॉन्शियस नहीं। कॉन्शियस है जब तभी उसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी तो उसे लिविंग ही रखेंगे। तो उसने क्वेश्चन पूछा है, लिविंग रखोगे नॉन लिविंग रखोगे, और बता देना आप। ठीक है बेटा, सेल्फ कॉन्शियस ओनली प्रॉपर्टी अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। 2 वर्ड लिख दे रहा हूं, खत्म करता हूं। सेल्फ कॉन्शियस मतलब अवेयर अबाउट हिमसेल्फ,
अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, इसको बोलते हैं बेटा। बेटा बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें बतानी थी, ब्रेन डेड का केस लिखना था, टाइमिंग देख ले रहा हूँ, मेरी ऑफलाइन क्लास भी है। और कितने मिनट लेक्चर गया, 4 मिनट 40 चला गया बेटा। एक सेकंड देखिएगा जरा, आज मैंने आपको क्या पढ़ा है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, रिवीजन कराता हूँ आपको, एक सेकंड जस्ट वेट बेटा। रिडक्शन बताया बेटा, रिडक्शन क्या होता है, रीमन अगेन टू प्रोड्यूस होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम अपने आज जैसे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करते हैं। मैंने आपको बताया डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल सेक्सुअल। फिर बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये, क्यों, क्योंकि सर ये 3 ऑर्गेनिज्म लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, स्ट्रेल, ह्यूमन, कपल, वर्कर, हनी बी और म्यूल। और मैंने पूरा सोशल इंसेक्ट के बारे में बताया। फिर बेटा ये आपकी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसको पेज में इसमें लिखा, मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस बाय मिलियंस ऑफ फंजाई बनाते हैं, ट्रू डिस्टेंस प्लानेरिया, बडिंग में इस हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन होता है, फंजाई फिलामेंटस प्रोटोनियम मॉस। बेटा मॉस क्या होता है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होता है, जाके आप प्लांट किंगडम में देखिएगा मिल जाएगा। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल है, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग होती है। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार में, इसमें ब्रेकडाउन, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक्सर्गोनिक एक्सोथर्मिक बोला, इसमें एंडोथर्मिक इंटरगोनिक। फिर लिविंग रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के बारे में बताया, कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। बेटा बहुत कुछ इसमें बताना है, कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, बहुत आगे भी बताऊंगा। अगले लेक्चर में आपको मैं इसको थोड़ा सा फिर से करूंगा क्योंकि मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई कि मैंने इसको पूरा पढ़ा है। ठीक है, बाकी आपका नीट में काम चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी को बेटा बहुत 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 शुभकामनाएं शिवरात्रि की। महादेव से कृपा करें, सब पर धरती पर कृपा बनी रहे और साथ में सब लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।